बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 18.7 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तमाम क्वेश्चन हैं ये फिजिक्स से रिलेट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी इसका बैकग्राउंड क्या है हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम उनको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। जो गिवन है वो लिख देंगे, जो अननोन फाइंड आउट करना है बस उसको जिस तरह से प्रीवियस सेशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब ये इंटेंसिटी, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डी डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस का क्या काम है, इसी तरीके से कॉस्ट नंबर, कहने का मतलब इनके बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसको वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे जिस तरह से प्रीवियस सेशन में हमने किया है। नया कुछ भी नहीं है, सबका सब प्रीवियस एक्सरसाइज जैसा, तरीक़ेकार भी वही है, करने में भी बहुत आसान है। अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ ये बताते चले व्हाट्स प्रॉब्लम है, बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि जो कुछ सवाल में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए आपको इसकी इक्वेशन बनाना आपको आ जाए। क्लियर? शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं करंट इज directly proportional to potential difference and current is inversely proportional to the resistance। अभी potential difference resistance के चक्कर में ना पड़िए, simple is that I is directly proportional to V and I is inversely proportional to R। तरीकेकार वही पुराना, I 6 है, V 220 है और R जो है वो 5 है। ये एक्सरसाइज नंबर 18.5 में जब हमने पढ़ा था ज्वाइंट वेरिएशन, ये उसी से रिलेट करेगा। कंबाइन करके लिख देंगे I is directly proportional to V and inversely proportional to R। जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा और K आ जाएगा। K इज अ कांस्टेंट, I की जगह 6, V की जगह 220, R की जगह 5। इन दोनों को सॉल्व कीजिए 44 आ जाएगा। ये 44 इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई शिफ्ट करवा दें डिवाइड 6/44 which is equal to 3/22। ये क्या हमने मालूम कर लिया? K की वैल्यू। जब K की वैल्यू मालूम हो जाती है तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यह आ जाएगा I is equal to K, K की जगह पर 3/22 और V/R as it is। सेकंड पार्ट कहते हैं I मालूम करो, I stand for current is equal to 3/22। अच्छा 3/22 यही as it is आ जाएगा। V/R, तो V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकंड केस के अंदर कि V आपने पुट करना है 180 और R आपने पुट करना है 8। ये आ गया 180/8। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 45/2। मजीद सिंपलीफाई कीजिए विद द कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.068 I। I स्टैंड फॉर करंट और करंट का यूनिट होता है, बस यूनिट याद रखिएगा, ये यूनिट आपको यहाँ पे भी और फिजिक्स के अंदर भी काम देंगे। मैथ्स तो खैर हम कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू 3.068 एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सिंपल इज दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ D। स्क्वायर ऑफ D अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है D का स्क्वायर। क्लियर? आगे और मजीद डेटा है I इज इक्वल टू 0.08 और D इज इक्वल टू 3 मीटर। कहते हैं I मालूम करो कब? जब D कितना हो जाए 8 मीटर। I स्टैंड फॉर, यहाँ पे अब करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। शुरू करते हैं। I प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा इज इक्वल टू K आ जाएगा 1/d² as it is। इस I की जगह इसकी वैल्यू 0.08 इज इक्वल टू K अपनी जगह, 1 की जगह 1 और D की जगह इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है D इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये 9 इसके साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट करवाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K इज इक्वल टू 0.72। क्लियर? अब क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए K की वैल्यू। I इज इक्वल टू K की जगह पे 0.72 यानी 1/d²। अब क्या है, अब है सेकंड केस में कहते हैं I मालूम करो कब? जब D कितना हो जाए 8 हो जाए। तरीकेकार वही पुराना, I की जगह I 0.72 की जगह 0.0, 1 की जगह 1 और D कितना हो जाए? D हो जाए 8। D कितना हो जाए 8 और D पे क्या लगेगा? स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 0.72 एज इट इज, 1 की जगह 1 एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64
इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कराइए तो आंसर आ जाएगा व्हाट इज आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद रखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है फुट कैंडल्स। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है 0.01125 फुट कैंडल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं रेक्टेंगुलर बीम सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। बी स्टैंड फॉर ब्रेथ एंड डी स्टैंड फॉर डेप्थ। क्वेश्चन में लिखते हैं सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ एंड स्क्वायर ऑफ डी। स्क्वायर ऑफ डी से मुराद है डेप्थ। मजीद बी क्वेश्चन में लिखते हैं 9 सेंटीमीटर है, डी 12 सेंटीमीटर, सपोर्ट है 1200 पाउंड्स। क्लियर। एस मालूम करो कब, जब बी कितना हो 12 सेंटीमीटर और डी कितना हो 9 सेंटीमीटर। तरीकेकार वही पुराना, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा के आ जाएगा और बाकी तमाम चीज एज। एस की जगह 1200 इज इक्वल टू के अपनी जगह, बी क्वेश्चन में गिवन है 9 और डी कितना है 12। डी पे क्या आएगा स्क्वायर, तो 12 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। 1200 इज इक्वल टू के 9 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी आंसर आएगा 1200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 0.9259। किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। के की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू के, s इज इक्वल टू के की जगह पर के की वैल्यू और bd स्क्वायर है। सेकंड केस में लिखते हैं s मालूम करो, जब b 12 पुट कर देना और d कितना पुट कीजिएगा 9 सेंटीमीटर। ये काम करेंगे s इज इक्वल टू के की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पर 12 और d की जगह पर 9 और ये स्क्वायर एज इट इज 0.9259 12 की जगह 12 9 का स्क्वायर 81। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आएगा 899.9 पाउंड्स। इसको अप्रॉक्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 900 पाउंड्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रॉक्स टू करीब करीब तकरीबन ये 900। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ND। क्या मतलब ये कि ये C को रिप्रेजेंट किया गया cos से। cos इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज। सिंपल इज दैट, जाहिर सी बात है जितने डेज हो और जितने वर्कर्स होंगी तो cos उसी हिसाब से जो है वो वेरी करेगी। सिंपल सी लॉजिक है ना भाई, अगर वर्कर्स ज्यादा है और नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा है तो cos भी ज्यादा होगा। मुख्तसर ही है C is directly proportional to ND। C है कॉस्ट है 9000 रुपीज, D नंबर ऑफ डेज है 15 और नंबर ऑफ वर्कर्स है 100। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा के आ जाएगा। C की जगह 9000 इज इक्वल टू के, N की जगह 100 और D की जगह 15। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 1500 आ जाएगा। 1500 को 9000 से डिवाइड करा दें तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। कांस्टेंट हो गया मालूम, इस कांस्टेंट को पुट कर दीजिए C इज इक्वल टू के की जगह पर 6 ND। यार सेकंड पार्ट में लिखते हैं C मालूम करो या मतलब कॉस्ट मालूम करो कब, जब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाए 300 और डेज कितने हो जाए 20 हो जाए। यही काम किया। C इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 300, नंबर ऑफ डेज कितने 20, दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 36000 यानी कि 36000 रुपीस। 36000 रुपए इसकी क्या है कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। T यहां पे मुराद है सेल टैक्स और P से मुराद है उसकी प्राइस। कहने का मतलब ये सेल टैक्स बढ़ जाएगा अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो सेल टैक्स लगने वाला जो टैक्स होता है वो भी बढ़ जाएगा। सिंपल इज दैट। अगर कार की प्राइस है, किसी भी चीज की व्हीकल की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए है तो कहते हैं इसके ऊपर लगने वाला जो सेल टैक्स है वो 40000 रुपए। कितना है 40000 रुपए। अगर प्राइस बढ़ा दोगे गाड़ी की तो सेल टैक्स भी क्या होगा बढ़ जाएगा। सिंपल इज दैट। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे इज इक्वल टू K और ये P एज इट इज। सेल टैक्स कितना लगा 40000 रुपए इज इक्वल टू K, प्राइस कितनी थी 20 लाख रुपए। सिंपल इज दैट। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट कराएंगे डिवाइड हो जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/50। क्या करें इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए। T इज इक्वल टू K तो K की वैल्यू आ गई 1/50 और ये P स्टैंड फॉर प्राइस। आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर इसकी प्राइस 28 लाख हो जाए तो टैक्स कितना लगेगा बढ़ जाएगा। लेकिन P इज इक्वल टू
के की जगह पर के की वैल्यू पुट करते हैं इनटू पी, पी कितना है 28, दोनों को सॉल्व कीजिए तो सेल टैक्स आ जाएगा हमारे पास 56,000, 56,000 रुपए जो है वो सेल टैक्स पे करना होगा, सिंपल इज दैट। यहाँ पे फिर अर्ज करता चलूं, ये टी और पी अगर आपको तंग कर रहे हैं तो इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कीजिए कि टी इतना है तो पी इतना होगा, बताइए पी कितना होगा और टी कितना होगा। खैर, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 18 अपने तमाम तरह क्वेश्चंस के साथ मुकम्मल हुआ। कोशिश यही रही तमाम क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में सॉल्व किया जाए और बेहतर अंदाज में आपको समझाया जाए। फिर भी अगर समझाने में या लिखने में या समझाते वक्त किसी किस्म की कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें ताकि आइंदा तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए। आज के सेशन में इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर नंबर 18 भी अपने तमाम क्वेश्चन के मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।